स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ के अंतर्गत आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ेन की देन। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलकर अपने छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध केलकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ अर्थात प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार रविंद्र केलकर की कोंकणी भाषा में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाड़ाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे। मराठी भाषा में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, यह उनकी रचनाओं के नाम है। प्रस्तुत पाठ ज़ेन की देन। इसमें बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की अर्थात जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। वो पद्धति कौन सी है, उनका महत्व जापानियों के जीवन में क्या रहा, इन सब का विवरण इस पाठ के अंतर्गत दिया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक ने जापान में अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? लेखक के मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। मानसिक अर्थात जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है। लेखक के मित्र ने कहा, यहाँ के 80% फीसदी अर्थात प्रतिशत अर्थात परसेंटेज, 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण अर्थात मानसिक रूप से बीमार। जापानी लोगों को एक समय के बाद मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, वे मनोरुग्ण होते हैं। लेखक ने पूछा, इसकी क्या वजह है? उनके मित्र ने कहा, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है अर्थात तेजी, हम हर चीज को तेज गति से करना चाह रहे हैं या हम कर रहे हैं। और लेखक के मित्र कहते हैं कि जापान में कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब भी अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। लेखक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या जल्दबाजी है जापानी लोगों को? तो उनके मित्र ने कहा, अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। आखिर क्या कारण है कि जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा क्यों करने लगे हैं? इसका
कारण भी ये है कि हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब अमेरिका ने अणुबॉम्ब का उपयोग किया था और जिसके कारण इस युद्ध में जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागासाकी इस पर अमेरिका ने अणु बॉम्ब फेंका था, जिसके कारण ये दोनों शहर तहस नहस हो गए। न केवल तहस नहस हो गए बल्कि वहां की आने वाली पीढ़ियां भी अपाहिज हो गई, वहां का पूरा वातावरण दूषित हो गया। इसके कारण जापान की पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई। इस एक घटना के बाद जापान को फिर से अपने आप को खड़ा करना था, फिर से विश्व में एक अच्छे देश, विकसित देश के रूप में अपने आप को सामने लाना था। और यही वजह है कि उन्हें बहुत तेज गति से अपनी प्रगति, अपना विकास करना था। और इन सभी का, इन मानसिक बीमारियों में से होने के कारणों में से एक कारण था कि यहाँ के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। वे अमेरिका से भी ज्यादा आगे निकल जाना चाहते हैं। फिर ये सब करने के लिए वो क्या करने लगे? एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। वे लोग अपने दिमाग से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, इसलिए हमेशा उनके दिमाग की रफ्तार अर्थात तेजी बिल्कुल बड़ी ही रहती है, मानो उसे स्पीड इंजन लगा हो। स्पीड अर्थात गति। जैसे जेट इंजन, अगर हमारे ट्रेन को कोई या कहीं पर बड़ा तकनीकी वाला इंजन लगाए तो वह दुगनी स्पीड से, गति से आगे बढ़ता है। तो वैसा ही कुछ जापान के लोगों ने मानो अपने दिमाग को स्पीड इंजन लगाया है और इस स्पीड इंजन का उपयोग कर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। लेकिन इस रफ्तार में दौड़ते दौड़ते फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव, टेंशन बढ़ जाता है और दिमाग का ये जो इंजन है, ये जो कार्य करने की प्रणाली है, वो रुक जाती है। और यही कारण है कि जिससे जापानी लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ने लगी हैं। चलिए पाठ के इस महत्वपूर्ण अंश को फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे कि जापान में 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। इसके क्या कारण हैं? पहला कारण, यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगे हैं। एक महीने का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। कौन दौड़ता है? इनका दिमाग। और जिसके वजह से दिमाग का तनाव, टेंशन बढ़ जाता है और फिर पूरा इंजन टूट जाता है, अर्थात इनका दिमाग एक समय के बाद काम करना बंद हो जाता है। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जापान में 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। शाम को लेखक के मित्र उनको एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी यह जापान में चाय पीने की एक विधि अर्थात पद्धति है, जिसे जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि टी सेरेमनी स्थान की क्या विशेषता है और टी सेरेमनी इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम जानेंगे। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की अर्थात लकड़ी और घास से बनी दीवारों वाली तातामी
जिसे हम क्या कहेंगे, चटाई की जमीन वाली एक सुंदर सी पर्णकुटी थी। पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनी कुटिया। इस पर्णकुटी के बाहर बेढप सा एक बर्तन, बेढप सा यानी कि बेडोल सा, जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा एक बर्तन रखा हुआ था। उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक कहते हैं कि हमने उस बेढप से आकार के बर्तन में रखे पानी से अपने हाथ पांव धोए और वहां रखे तौलिए से पोंछे और हम अंदर गए। अंदर चाचीन बैठा था। चाचीन अर्थात चाय बनाने वाला व्यक्ति। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो अर्थात आइए, तशरीफ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया। हमें बिठाकर वह अंदर चला गया। फिर उसने अंगीठी सुलगाई यानी कि आग जलाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण अर्थात एकदम सलीके से, एक विशेष ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से, भंगिमा अर्थात मुद्रा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। जय जयवंती क्या है? तो यह एक संगीत का राग है। अर्थात उसने ये सारे कार्य इतने गरिमापूर्ण पद्धति से किए कि कहीं कोई शोर शराबा नहीं था, कहीं कोई बर्तन उठाने की या बजने की आवाज नहीं थी, और थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी तो वो इतनी हल्की हल्की आवाज आ रही थी कि मानो हमारे कानों में संगीत के कोई सुर सुनाई दे रहे हो या हम कोई संगीत का राग सुन रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण बहुत शांत था। इतना शांत था कि चाचिन ने चायदानी में जो चाय रखी थी बनाने के लिए, उस चायदानी के पानी का खदबदाना अर्थात उबालना भी बाहर बैठे लेखक को सुनाई दे रहा था। इतना शांतिपूर्ण वातावरण उस टी सेरेमनी के अंदर का था। चाय तैयार हुई। चाचिन ने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 ही मित्र थे। क्योंकि इस पूरी विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए इस जगह की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ पर 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। चाचिन ने जो चाय उनको प्यालों में भर दी थी, तो उस प्यालों में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। लेखक कहते हैं, हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। लेखक कहते हैं, पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, परंतु फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। यानी कि स्पीड इंजन से भी तेज गति में भागने वाला दिमाग इस वातावरण की शांति में एक एक घूंट चाय पीते पीते धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई, अर्थात दिमाग शांत हो गया। उसने कुछ भी सोचना बंद कर दिया। यानी कि अगर हम किसी मशीन को बहुत तेज गति से चलाते हैं और जब हम उसको फिर उसकी स्पीड कम करते करते जब बंद कर देते हैं, वैसी ही हालत यहाँ पर हो गई थी। और लेखक को लगा मानो वह अनंत काल में जी रहे हैं,
अनंत काल अर्थात जिसका कोई अंत नहीं। यानी कि यह 1.5 घंटे 2 घूंट चाय उन्होंने इतने लंबे समय तक पी कि मानो उनको ऐसा लगा कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास का सन्नाटा भी उन्हें सुनाई देने लगा था। इस तरीके से वह एक मेडिटेशन की रूप में वो चले गए थे, एक ध्यानस्थ रूप में चले गए थे। वो कुछ समय के लिए ही सही, उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था और यह टी सेरेमनी जापानियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई, जिसकी वजह से उनके मानसिक बीमारियों का शिकार होने का प्रमाण बहुत कम हो गया और इसीलिए टी सेरेमनी ये जापानियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। इस टी सेरेमनी में आकर 1.5 घंटे तक चाय का आस्वाद लेते हुए लेखक यह समझ गए कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखने रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। जाहिर सी बात है कि कई बार इंसान अपनी जिंदगी में अपने बीते हुए दिनों को वर्तमान में याद करता है और जीता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य की चिंता में कार्य करते रहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, परंतु लेखक ये समझा रहे हैं कि असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या अर्थात क्या? कि जिसके होने की कोई संभावना नहीं, जो सच नहीं हुए, क्योंकि एक तो बीत गया, एक चला गया, क्योंकि हम भूतकाल को बदल नहीं सकते, और दूसरा है कि वो आया ही नहीं। हम केवल भविष्य काल की कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा हो सकता है, परंतु वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए लेखक ये कह रहे हैं कि दोनों काल मिथ्या है, क्योंकि एक चला गया और दूसरा अभी तक हमारे जीवन में आया ही नहीं। और आने वाले कल और बीते कल के सपनों में हम इस तरीके से खोए रहते हैं कि हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, वो वर्तमान समय है, जो पल है, जो जीवन है, जो सत्य है, क्योंकि जो प्रेजेंट है जिसमें हम जी रहे हैं वही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी हमारे भूतकाल और हमारे भविष्य की चिंता न करते हुए हमारा वर्तमान क्या है, हम वर्तमान क्षण को जीना चाहिए। इस तरह की बात लेखक यहाँ हमें समझा रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। और अंत में लेखक यही कहते हैं कि उस टी सेरेमनी में जाकर मैंने पहली बार यह जाना कि जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ। और जैन परंपरा की अर्थात बौद्ध परंपरा की यह बड़ी देन उपहार मिला है जापानियों को, जिसके कारण जापानियों में जो मानसिक बीमारी के शिकार होने की प्रतिशत बढ़ते जा रहे थे, वो इसके कारण, इस टी सेरेमनी के कारण अब कुछ हद तक कम हुआ है। और इसीलिए जापान में टी सेरेमनी का अपना ही एक अलग महत्व है। चलिए पाठ पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न पहला, जैन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि जापानियों को मानसिक रोग होने के क्या कारण हैं। प्रश्न 2, टी सेरेमनी अर्थात क्या, इस स्थान की विशेषता बताते हुए जापानी लोगों के जीवन में इसका महत्व लिखिए। प्रश्न 3, हमें सत्य में जीना चाहिए, सत्य केवल वर्तमान है और उसी में जीना चाहिए, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। प्रश्न 4, चाजिन किसे कहते हैं, चाजिन ने कौन कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। प्रश्न 5,
चा नो यू अर्थात क्या। प्रश्न 6, चाय पीने के बाद लेखक ने खुद में क्या क्या परिवर्तन महसूस किए। आशा करती हूँ कि इस भाग का वीडियो देखने के बाद आप इन सारे प्रश्नों के हर उत्तर हल कर पाएंगे। धन्यवाद।